स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करें फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं भाग 1 से। अनुच्छेद 1 से 4 समझते हैं। आर्टिकल 1 यानी अनुच्छेद 1 में क्या है फ्रेंड्स, संघ का नाम और क्षेत्र। कहने का तात्पर्य, ये अनुच्छेद 1 घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है, उसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्य का प्रवेश और स्थापना के बारे में दिया गया अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का गठन, विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नाम में परिवर्तन करने के लिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 में जो है प्रावधान किया गया है। नए राज्यों का गठन करना हो या फिर जितने अपने भारत में 28 राज्य उनके क्षेत्र, सीमा या उनके नाम में परिवर्तन करना हो तो उसके लिए आर्टिकल 3 जो है इससे रिलेटेड है। देखेंगे भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। इसमें नागरिकता से संबंधित जो है प्रावधान किए गए हैं भाग 2 में। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। देखिए फ्रेंड्स, संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता, इसका मतलब क्या है? इसका ये तात्पर्य फ्रेंड्स, भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो या जिनके पिता या माता भारत के नागरिक हों या संविधान के प्रारंभ के समय में भारत में रह रहे हों। अनुच्छेद 6 में क्या है, पाकिस्तान से भारत में प्रवेश करने वाले किसी व्यक्ति की नागरिकता का अधिकार के बारे में अनुच्छेद 6 में दिया गया है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का जारी रहना अनुच्छेद 10 में जो है बताया गया है। अनुच्छेद 11 में संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी, जैसे अभी सीएए बनाया गया था लेटेस्ट में, आपको बता दूं तो अनुच्छेद 11 का प्रयोग करके नागरिकता के अधिकार को विनियमित कर सकता है संसद कानून बनाकर। सीएए इसका एग्जाम्पल है, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अगला हमारा भाग है भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। मोस्ट इंपोर्टेंट है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकारों से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। चलिए डिटेल में समझ लेते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा के बारे में दिया गया है मौलिक अधिकारों में। ठीक है, तो ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट सारे आर्टिकल्स को याद रखना है फ्रेंड। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 13 में क्या है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अपमान करने वाले कानून अनुच्छेद 13 में जो है दिए गए हैं फ्रेंड्स। चलिए फिर हमारा है मौलिक अधिकार के बारे में समझ लेते हैं। शुरुआत में भारतीय संविधान में 7 बुनियादी मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन अब वर्तमान में केवल 6 रह गए हैं। संपत्ति के अधिकार जो है इसको 31 जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों से हटाकर इसको किस में शामिल कर दिया गया, एक कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार जो है इसको सब बना दिया गया है। ठीक है, एक कानूनी अधिकार मतलब ये बनाया गया अनुच्छेद 301 के तहत। संविधान के भाग जो है इसमें 12 में शामिल किया गया संपत्ति के अधिकार को, तो ये आप जरूर याद रखिए। आर्टिकल 300A में दिया गया है कानूनी अधिकार संपत्ति के अधिकार को, पहले मौलिक अधिकार में आता था, वर्तमान में 6 अधिकार रह गए हैं। तो ये भी आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। चलिए अब देखते हैं समानता का अधिकार, हम देखेंगे अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, कानून के समक्ष समानता, यानी कि भारत में कानून के समक्ष सभी समान है, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, कानून के समक्ष सभी समान है। इसका अर्थ है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा, और ये कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध बताया गया है। यानी किसी भी नागरिक को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसके लिए इसमें कानून बनाया गया है। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स हमारा अनुच्छेद 16। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता है, यानी रोजगार के लिए प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, इसमें अवसर की समानता बताई गई है अनुच्छेद 16 में। ठीक है, मतलब राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में नागरिकों के लिए समान अवसर की बात कही गई है। इसमें अपवाद क्या है, जैसे जो SC/ST कानून अलग से बना है, SC/ST जो एक्ट है, SC/ST जो आरक्षण है वो इसमें क्या है, पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण दिया गया इसमें अपवाद है। अनुच्छेद 17 क्या, अस्पृश्यता का उन्मूलन है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, यानी किसी के साथ कोई भी छुआछूत वाला जो है कार्य इसमें नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 17 में बताया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत जो है बताया गया है। देखिए इसमें डिटेल में समझते हैं। कोई सेना विधा संबंधी के सिवाय कोई अन्य उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। देखिए इसमें एक चीज आप नोट करिएगा कि जो भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री, सेना और परमवीर चक्र जो दिए जाते हैं, महावीर चक्र या वीर चक्र, ये जो आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ही दिए जाते हैं। ठीक है,
तो ये भी एग्जाम के लिए मैं डिटेल में आपको पूरा समझा रहा हूँ, ये भी आप नोट करते चलिएगा। अगला आर्टिकल है फ्रेंड्स 19 से 12, स्वतंत्रता का अधिकार हम देखने वाले हैं। अनुच्छेद 19 में है सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। और वो 6 अधिकार कौन से? अनुच्छेद 19 में देखिए, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसको हम फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कहते हैं कि ये बोलने का अधिकार है, तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 19(1) में। अनुच्छेद 19(b) में क्या है? शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्र होने की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19(ख) में जो है दी गई है। ये जरूर आपको नोट कर लेना है, ठीक है। फिर देखिए तीसरा है संघ और यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। फिर अगला है भारत के राज्य क्षेत्र में निर्बाध रूप से घूमने की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 जो है ई में दिया गया है। तो हमने अनुच्छेद 19 को कंप्लीट डिटेल में समझ लिया है। कारोबार करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में जो है बताया गया है। देखिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ फ्रेंड्स। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध, इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। यानी किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी और अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। तीसरा क्या है? किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये जरूर आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 20 में ये जो 3 प्रकार की बताया गया है। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 21(1) में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है अनुच्छेद 21(1) में। अनुच्छेद 22 में कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 से 24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध किसमें है? अनुच्छेद 23 में दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। और अनुच्छेद 24 में क्या है? कारखानों और खदानों में बच्चों को रोजगार के पर प्रतिबंध है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर, ठीक है, प्रतिबंध लगाएगा अनुच्छेद 24 के तहत। अगला हमारा अनुच्छेद है 25 से 28, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पर हम कंप्लीट 6 मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। उसके बाद कंप्लीट मैं आपको 395 तक बताऊंगा। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, यहाँ से डिटेल में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रसार की स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 25 में जो है दिया गया है फ्रेंड, ठीक है। तो ये सारा आपको पॉइंट नोट करते चलना है फ्रेंड्स। इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ठीक है। यानी कि व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, पोषण करने, विधि संपत्ति अधिकार के अर्जन, स्वामित्व प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद 26 में है। अनुच्छेद 27 में क्या है? किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु कर देने की स्वतंत्रता इसमें की गई है। अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्रता है, ठीक है। अब देखेंगे अनुच्छेद 29 और 30 यानी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 32 में डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए किस आर्टिकल को जो है भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा इसको कहा गया है संविधान की आत्मा। तो अनुच्छेद 32 देखिए मौलिक अधिकारों के प्रबंधन के लिए उपाय जो है किए गए हैं। अनुच्छेद 33 में संसद को ऐसे कानून बनाने का अधिकार देता है जो भारतीय सेना और खुफिया संगठनों के सदस्यों सहित विशिष्ट श्रेणी के लोगों तक मौलिक अधिकारों के अनुप्रयोग को प्रतिबंधित करेगा। अनुच्छेद 35 में क्या है? कुछ मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है। अनुच्छेद 35 में जो है दिया गया है फ्रेंड, ठीक है। आर्टिकल 35 में दिया गया है, ठीक है। तो ये सारे आपको फ्रेंड्स मैंने यहाँ तक जो है कंप्लीट जो है आपको करा दिया है। चलिए अब देखेंगे भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51, ठीक है। नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 में परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 37 में डीपीएसपी का अनुप्रयोग के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 39 में क्या है? समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता आर्टिकल 39A में दिया गया है, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए सिद्धांत का उल्लेख किया गया है, जैसे आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। इसमें जो है पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 40 सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों का गठन।
ग्राम पंचायतों का गठन जो है अनुच्छेद 40 में दिया गया है। एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। बताइए ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में 40 में है, और ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। डायरेक्ट प्रिंसिपल जो है इसमें। अगला है देखिए अनुच्छेद 41, काम करने, शिक्षा पाने और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 41 में जो है दिया गया है फ्रेंड, ठीक है। चलिए तो देखिए इसके मैं बता दूं अनुच्छेद 41 को डिटेल में आपको समझा देता हूं। ये जो है फ्रेंड्स 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है। इसका उद्देश्य क्या, गरीबों में सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना। इसमें 5 योजनाएं जो है चल रही हैं, जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना हो गया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना हो गया। जितनी योजनाएं होती हैं, काम करने, शिक्षा पाने, कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 के अंतर्गत ही दिया जाता है। जैसे भी वर्तमान में अन्नपूर्णा योजना जो चल रही है, ये सब भी, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 43, श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह, मजदूरी आदि ये दिया गया है। अनुच्छेद 43 में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता केवल गोवा में लागू है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य जब जो उत्तराखंड भी बन गया है, आपको पता है जब नया कानून बना यूसीसी जब लाया गया, उत्तराखंड जो है इसके तहत लगा दिया है समान नागरिक संहिता। अगला देखिए अनुच्छेद 45, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 45 में क्या है फ्रेंड्स, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार जो है पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा अनुच्छेद 46 है, अनुसूचित जाति एससी एसटी और ओबीसी के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 46 में जो है बताया गया है। अनुच्छेद 47 में पोषण स्तर पर जीवन स्तर को बढ़ाने और लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 47 में जो है बताया गया है। अनुच्छेद 48 में है कृषि और पशुपालन का संगठन, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 48 का में ही क्या बताया गया है, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा किसमें है, अनुच्छेद 48 में ही है। अनुच्छेद 49 में प्राकृतिक महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण दिया गया है, ठीक है। यानी कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों का संरक्षण करना, और यहाँ पर राष्ट्रीय महत्व होगा, प्राकृतिक महत्व, राष्ट्रीय महत्व। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण अनुच्छेद 50 में जो है बताया गया है। और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। हमारा जो डीपीएसपी का ही पार्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 51 देखेंगे हम। 51 है मौलिक कर्तव्य जो है फंडामेंटल ड्यूटीज, भाग 4 ए में जो दिया गया है। तो वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं भारत में संविधान में। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, और 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक और मूल कर्तव्य सूची में जोड़ा गया। तो यहाँ पर आपको ये सारे पॉइंट भी याद रखने हैं। देखिए सभी 11 मौलिक कर्तव्य हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 51 ए में है संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, अनुच्छेद 51 ए में दिया गया है। अनुच्छेद 51 बी में है उन महान आदर्शों को संजोना, उनका पालन करना जिन्होंने हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरित किया है। जितने स्वतंत्रता सेनानी, उनका सम्मान करना, उनको जो है बनाए रखना, ये सब दिया गया। अनुच्छेद 51 सी में क्या है, इसमें फ्रेंड देखिए दिया गया है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। अनुच्छेद 51 ए डी में है देश की रक्षा करना, जरूरत पड़ने पर कहे जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं भी प्रदान करना। अनुच्छेद 51 ए डी में दिया गया है ये, ठीक है। तो ये सारा जो है आपको नोट करते चलना है। देखिए फ्रेंड्स, इसका अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर ये पीडीएफ फाइल अपडेट कर दूंगा मैं। अनुच्छेद 51 ए ई में है भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से परे सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। महिलाओं के लिए सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग जो है करना, इसके अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 51 ए एफ में हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को महत्व देना और उसका संरक्षण करना। अनुच्छेद 51 ए जी में है वनों, झीलों, नदियों, वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण को महत्व देना, उनकी रक्षा करना, उसमें सुधार करना, जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ठीक है। जैसे किसी बेजुबान को कोई भी मारता है, लेकिन हमारा एक कर्तव्य बनता है अनुच्छेद 51 ए जी के तहत संविधान में कि हमें उसके प्रति दया भाव ही रखना चाहिए। अनुच्छेद 51 ए एच में है वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद, जांच और सुरक्षा की भावना का विकास करना, ठीक है। अनुच्छेद 51 ए आई में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना।
व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर पर पहुंचे। अनुच्छेद 51 एक के में है माता पिता अभिभावक को अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया मामलों में जो इसमें बताया गया है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 52 से 151 भाग 5 संघ। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं संघ के बारे में। ठीक है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 53 जो है बताता है। अनुच्छेद 52 में दिया गया है भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में है संघ की कार्यकारी शक्ति। ठीक है, तो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला है अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव जो है किया गया है। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ, भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, तथा राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका तथा प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल ही वास्तविक कार्यपालिका होता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किसमें है फ्रेंड्स? अनुच्छेद 61 में दिया गया है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार जो है पूछा गया है। तो राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद किसी भी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 64 में दिया गया है कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 66 में दिया गया उपराष्ट्रपति का चुनाव। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 66 में दिया गया है, 66 में जो है दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां आर्टिकल 72 में जो है दी गई हैं फ्रेंड। ठीक है, अनुच्छेद 72 का याद रखिएगा, क्षमादान की शक्तियां, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां आर्टिकल 72 में जो है दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार ये जो है पूछा गया है, राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति। अगला देखिए अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी। अनुच्छेद 76 में है भारत के लिए महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 में संसद के दोनों सदनों की अवधि। अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया अनुच्छेद 93 में। अनुच्छेद 105 में है संसद द्वारा संसद सदन की शक्तियां विशेषाधिकार। अनुच्छेद 105 में है। आर्टिकल 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 109 में। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय बजट का उल्लेख किया गया है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो है एनुअल फाइनेंशियल जो है बजट का बारे में बताया अनुच्छेद 112 में, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक के बारे में अनुच्छेद 114 में है। अनुच्छेद 123 में संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्तियां। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्तियां किसमें है? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है, आर्टिकल 124 में। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 128 में सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्ति न्यायाधीश की उपस्थिति ये है। अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 130 में है सर्वोच्च न्यायालय की सीट। आर्टिकल 136 में सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए विशेष अनुमति। अनुच्छेद 137 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय आदेश की समीक्षा। आर्टिकल 141 में है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। अगला है अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में। अनुच्छेद 148 के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 148 एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 149 सीएजी के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में अनुच्छेद 149 में दिया गया है। अब हम देखेंगे भाग 6 राज्य के बारे में। अनुच्छेद 152 से 237 तक है। देखिए अनुच्छेद 153 है राज्य के राज्यपाल के बारे में। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 213 में है अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद देखिए हमने देखा था अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में देखा था राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और अगर आप इसी का उल्टा कर देंगे 213, ठीक है, तो ये हो जाएगा अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को आपको दोनों को ऐसे रिलेट करके देखना है।
अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय यानी राज्यों के लिए हाई कोर्ट का प्रावधान अनुच्छेद 214 में किया गया है। और हमने देखा था अनुच्छेद 124 में जो है सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान, और इसी का अगर अपन ऐसे उल्टा कर दें 124 का 214 तो हो जाएगा राज्यों के लिए हाई कोर्ट का प्रावधान है। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालयों की कुछ रिट जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 235 में है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। चलिए भाग 7 में निरस्त है। अनुच्छेद 238 में दिया गया राज्यों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में मंत्रिपरिषद के महत्व पर भी प्रकाश डालना। देखिए अनुच्छेद 239 से 242 तक भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 239 से 242 भाग 8 में। और भाग 9 सबसे इंपॉर्टेंट है, 243 से 243 हो भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है पंचायती राज से संबंधित कौन सा भाग है, भाग 9 है। और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है पंचायती राज के बारे में। देखिए एक एक डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 243 में ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 बी में है पंचायतों का गठन। ठीक है, अब भाग 9 ए में क्या दिया गया है, नगर पालिका से संबंधित दिया गया है। अनुच्छेद 243 पी से 243 जे जी तक। यहां पर याद रखिएगा पंचायती राज भाग 9 है, जबकि नगर पालिका से रिलेटेड क्या है, भाग 9 ए है, नगर पालिकाएं। तो भारतीय संविधान का भाग जो फ्रेंड्स 9 ए है उसमें 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा सम्मिलित किया गया। इसमें शहरी स्तर पर स्थानीय स्वशासन का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 एस में वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना है। अनुच्छेद 243 यू में है न्यायपालिकाओं की अवधि आदि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 भाग 10 में है अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। अनुच्छेद 244 ए में असम के भीतर कुछ आदिवासी क्षेत्रों में एक स्वायत्त राज्य के निर्माण की अनुमति देता है। अनुच्छेद अब देखेंगे हम भाग 11 केंद्र राज्य संबंध के बारे में। अनुच्छेद 245 से 263 है। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध। चलिए भाग 12 में देखिए वित्त संपत्ति अनुबंध और वाद। अनुच्छेद 264 से 300 ए तक दिया गया है। अनुच्छेद 266 में समेकित निधि लोक लेखन निधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 267 में भारत की आकस्मिकता निधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन करने का जो है प्रावधान है, राष्ट्रपति करता है हर 5 वर्ष के लिए। अनुच्छेद 300 ए में संपत्ति का अधिकार जो है बताया गया है, जो हमने पढ़ा था कि मौलिक अधिकारों से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, तो ये 300 ए में जो है दिया गया है। देखिए भारत के क्षेत्रों के भीतर व्यापार वाणिज्य। अनुच्छेद 301 से 307 के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 301 में दिया गया व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 302 में है व्यापार वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति। भाग 14 देखेंगे हम केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं। 308 से 323 है। 312 में अखिल भारतीय सेवा के बारे में बताया गया। अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं IAS, IPS और IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन जो है आपका फॉरेन सर्विस। ये क्या है, सॉरी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, फॉरेन नहीं, फॉरेस्ट सर्विस IFS। ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं। 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS और IFS को अखिल भारतीय सेवाएं कहा जाता है। अगला आर्टिकल है हमारा अनुच्छेद 315। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। और अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद देखिए भाग 14 में न्यायाधिकरण। अनुच्छेद 323 ए से अनुच्छेद 323 बी है। अनुच्छेद 323 ए में है प्रशासनिक न्यायाधिकरण। अनुच्छेद 323 बी में है भूमि सुधार और कराधान जैसे कुछ विषयों को उल्लेख है, जो राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार को कानून बनाकर न्यायाधिकरण नियुक्त करने की अनुमति दे सकता है। भाग 15 में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। चुनाव के बारे में अनुच्छेद 324 से 329 के बारे में। आर्टिकल 324 में चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा। निर्वाचन आयोग के बारे में अनुच्छेद 324 में बताया गया है। अनुच्छेद 325 में किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अपात्र नहीं ठहराया जा सकता। शामिल होने का दावा नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 326 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। भाग 16 में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों आदि के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 330 से 342। देखिए अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों,
जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 332 में विधानसभाओं में इसी प्रकार का प्रावधान है। 338 में है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आयोग। अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति। भाग 17 में है राजभाषा। अनुच्छेद 343 से 351। 343 में संघ की राजभाषाएं। 345 में किसी राज्य की आधिकारिक भाषाएं एवं भाषाएं। 348 में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं के बारे में। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषाओं के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। भाग 18 में है आपातकाल। अनुच्छेद 352 से 360 तीन तरह के आपात जो है बताए गए हैं। राष्ट्रीय आपातकाल में आपातकाल की घोषणा, और राज्य आपातकाल में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है। तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी, 356 में है राष्ट्रपति शासन राज्यों के लिए, और 360 में फाइनेंस इमरजेंसी। भारत में अब तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है आज तक। ठीक है, क्वेश्चन बनता है, बताइए भारत में अभी तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है? एक बार भी नहीं। भाग 19 विविध। 361 से 367। 361 में राष्ट्रपति राज्यपालों का संरक्षण। भाग 20 में संविधान संशोधन। अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तियों के बारे में बताया गया है। भाग 21 में संक्रमणकालीन और अस्थायी प्रावधान। अनुच्छेद 369 से 392। अनुच्छेद 370 पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर के लिए अस्थायी प्रावधान। 5 और 6 अगस्त 2019 को इसको जो है निरस्त कर दिया गया, कमजोर कर दिया गया, यानी आर्टिकल 370 जो है हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान का दर्जा खत्म कर दिया गया और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अनुच्छेद 371 में नागालैंड राज्य के संबंध विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 371 जे में हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष दर्जा का प्रावधान है। और देखिए भाग 22 संक्षिप्त पाठ प्रारंभ हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन 392 से 395। अनुच्छेद 395 में कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 393 में संक्षिप्त नाम, इस संविधान को भारत का संविधान कहा जा सकेगा। अनुच्छेद 395 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 को निरूपित करता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फ्रेंड्स कंप्लीट जो है आर्टिकल 1 से 395 तक आपको समझाने